जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। आज हमारे साथ एक जानी मानी हस्ती हैं जो न सिर्फ पत्रकारिता जगत में बल्कि अकादमिक जगत में भी एक खास पहचान रखती हैं। एक विचारक, एक लेखक और एक सोशल मीडिया ट्रेंडर, प्रोफेसर दिलीप मंडल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जय भीम और बहुत बहुत आभार सुमित जी कि आपने द शुद्र चैनल जैसा प्लेटफॉर्म मुझे बोलने के लिए दिया। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी क्षमता के हिसाब से देने की कोशिश करूंगा जी। सर, मेरा पहला सवाल तो ये है कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि ट्विटर पे आपने एक किताब के बारे में एक रिव्यू लिखा था, उसका लिंक शेयर किया और उसके बाद जो है कंगना रनौत अभिनेत्री जो है वो उसमें कूद पड़ी और उस किताब के हवाले से जो डिस्कशन था उससे बहस हटाकर वो सीधा किसी और दूसरी दिशा में आरक्षण के मुद्दे पे चलेगी। तो ये पूरा मामला क्या है, क्या विवाद था, कैसे दिलीप मंडल वर्सेस कंगना रनौत हो गया? देखिए सुमित जी, ये जो पूरी चर्चा है, ये एक बहुत ही मतलब बेनाइन तरीके से, बहुत ही निर्दोष तरीके से शुरू हुई और कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये चर्चा यहाँ पर पहुंचेगी या पहुंचने वाली है। इसका आभास कम से कम मुझे तो नहीं था। मतलब देखिए चर्चा क्या है कि इजाबेल विल्करसन ने एक किताब लिखी है। इस पर जो ट्वीट है जिस पर कंगना रनावत को बहुत गुस्सा आता है वो सिंपल है कि ओपरा विनफ्रे सेंट ए बुक ऑन कास्ट टू 100 यूएस सीईओज बट इंडियंस स्टिल वोंट टॉक अबाउट इट। मतलब ये कि ओपरा विनफ्रे ने एक किताब 100 अमेरिकन सीईओज को भेजा, लेकिन और किताब कास्ट पे है, इसके बावजूद भारत में लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहां से ये पूरी बातचीत शुरू होती है जी। तो ये जो किताब है ये इजाबेल विल्करसन की किताब है और किताब का नाम कास्ट द ओरिजिन्स ऑफ आवर डिसकंटेंट है। और मेरा जो इस पुस्तक की समीक्षा में मेरा जो कंटेंशन था सिर्फ इतना सा था कि इस किताब की भारत में भी चर्चा होनी चाहिए जी। लेकिन कंगना रनावत ने ये चुना कि कास्ट पर बात न की जाए, कास्ट की किताब पर बात न की जाए, किताब को न पढ़ा जाए, किताब पर कोई चर्चा न की जाए, बल्कि इसकी जगह आरक्षण पर बात की जाए। ये उन्होंने इसमें एक स्ट्रेटजी के तौर पर ये चुना जी। और मेरा ये मानना है कि कास्ट की हर चर्चा को आरक्षण की आलोचना की चर्चा में बदल देना एक ऐसी ट्रेनिंग है जो सवर्ण बच्चों को बचपन में ही सिखा दी जाती है। और देखिए भारत में जो जाति है वो आदमी उसके साथ पैदा होता है और उसको कैसे बरतना है इसकी ट्रेनिंग 6 साल 7 साल होते होते आ जाती है। क्योंकि आप देखेंगे भारत में दर्जनों उदाहरण हैं जब 5 6 7 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं और आपने ऐसी कई खबरें पढ़ी होंगी, टेलीविजन पर भी देखा होगा कि वो मिड डे मील में जब खाना खाने के लिए जाते हैं और उनको ये पता चलता है कि दलित महिला ने बनाया तो खाना फेंक देते हैं, खाना नहीं खाते हैं या दलित बच्चों से अलग बैठते हैं। तो ये ट्रेनिंग बड़े होकर नहीं मिलती है। जाति आदमी किताबों से नहीं सीखता है। जो कंगना कह रही हैं कि आरक्षण की वजह से आया है, तो आरक्षण तो बहुत बाद में ट्रेनिंग आती है। किसी के मैं ऊपर हूं और मुझे किसी जाति से नफरत करनी है, किसी को नहीं छूना है, किसी को छूना है, किसी के साथ खेलना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ खाना खाना है, किसका बनाया हुआ खाना है, किसका बनाया हुआ नहीं खाना है, ये सारी ट्रेनिंग बहुत कम उम्र में दे दी जाती है। जी। मैं अब जो आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा हूं वो सिर्फ ये है कि इस आर्गुमेंट के साथ 10 या 12 साल होते होते सवर्ण बच्चों को यह भी बता दिया जाता है कि भारत में जो जातिवाद की समस्या है वो दरअसल आरक्षण की समस्या है और इसकी वजह से तुमको नौकरी नहीं मिल रही है और तुम्हारा जो जीवन में असफल होना है वो आरक्षण की वजह से है। ये ट्रेनिंग कुल ट्रेनिंग है। तो कंगना ने जो 7 या 8 ट्वीट किए, सारे लोग इसको देख सकते हैं, आज की तारीख में अवेलेबल है और दर्जनों जगह पे ये छप भी चुका है कि वो क्या कहना चाहती हैं। तो उनके बेसिक आर्गुमेंट्स क्या क्या है, मैंने उन आर्गुमेंट को लिस्ट किया है और मैं उनको देखता हूं तो मुझे क्या क्या दिखता है कि एक तो वो कह रही हैं कि आधुनिक भारत में जातिवाद खत्म हो चुका है। जैसे उनके ट्वीट की पहली लाइन ये है, कास्ट सिस्टम हैज बीन रिजेक्टेड बाय मॉडर्न इंडियंस इन स्मॉल टाउन्स, एवरीवन नोज इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो पहला उनका आर्गुमेंट है कि आधुनिक भारत में जाति खत्म हो चुकी है। फर्स्ट आर्गुमेंट, छोटे शहरों में भी जातिवाद खत्म हो चुका है। दूसरा आर्गुमेंट वो बिल्ड करती हैं कि कास्ट की समस्या जो है वो सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि संविधान ने आरक्षण दे दिया है। ये ना होता जाति तो जीवन में खत्म हो चुकी है, सिर्फ आरक्षण जो है वहीं पर हमको जाति की जरूरत पड़ती है। तीसरा आर्गुमेंट उनका ये बिल्ड होता है कि जाति की वजह से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े जिस मतलब पदों पर जा सकते थे लोग, वो नहीं जा पाते हैं और उनके टैलेंट का यहाँ पर हनन होता है आरक्षण की वजह से
और इसकी वजह से भारत का ढेर सारा जो टैलेंट है वो अमेरिका चला जाता है। ये उनका थर्ड आर्गुमेंट है। फोर्थ आर्गुमेंट वो अपने उसी सुशांत सिंह राजपूत वाले वहां से टर्मिनोलॉजी लेती है और कहते हैं कि जातिवाद जो है वो भाई भतीजावाद है, एक परिवार दूसरे परिवार इसी तरह से ट्रांसमिट होता है। उनका जो फिफ्थ आर्गुमेंट है वो है कि अमीर लोग, जो उन्होंने उदाहरण दिया है, जो ऑडी चलाते हैं वो उनको भी आरक्षण का लाभ मिल जाता है। तो ये उनका फिफ्थ आर्गुमेंट है। और सिक्स्थ आर्गुमेंट ये है कि जाति जो है इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है, तो गुण है जी। गुण वर्ड उन्होंने यूज किया। तो ये सिक्स्थ आर्गुमेंट वो बिल्ड करती हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा आप सोचिए कि आप अगर जिन आरक्षण के विरोध में बात करने के लिए अगर आपने किसी सवर्ण 10-12 साल के बच्चे को लीजिए या 80 साल के बूढ़े को लीजिए, मोटे तौर पे यही आर्गुमेंट वो बिल्ड करती हैं। तो ये एक फ्रेम है जिसके अंदर भारत में सवर्णों को सोचना सिखाया जाता है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम, जबकि जो किताब है, अगर आप उस पर और बात करना चाहें और प्रश्न पूछे तो मैं उसका जवाब दूंगा कि ये किताब आरक्षण के बारे में तो कतई नहीं है। इसाबेल विल्किंसन ने रिजर्वेशन पर ये किताब नहीं लिखी है। मैं पूरे किताब में ढूंढ रहा था, मैं एक एक शब्द, तो 500 पेज की किताब में रिजर्वेशन टर्म मुझे बहुत गिने चुनी जगहों पर मिला है। 1 या 2 जगह पर मुख्य रूप से आता है। आरक्षण की बात भी नहीं करती है। एक जगह सिर्फ उनकी चर्चा है कि जैसे अफर्मेटिव एक्शन जो अमेरिका में है उसको लेकर जो ब्लैक्स को दिया जाता है और हिस्पैनिक्स को दिया जाता है, बाकी लोग दिया जाता है, उसको लेकर श्वेतों में एक नाराजगी है। वैसी ही नाराजगी भारत में आरक्षण को लेकर सवर्णों में है। तो ये एक जगह है जहां पर सिर्फ चर्चा आती है। तो आरक्षण उस किताब में है ही नहीं। और उस किताब पर चर्चा करते हुए कंगना रनावत पूरे डिस्कोर्स को आरक्षण पे ले जाती हैं। तो ये हुआ है, ये है विवाद। ये हम लोग अक्सर देखते हैं दिलीप सर कि जब भी इस तरह के जो गंभीर विषय होते हैं, चाहे वो जाति की उत्पत्ति का मामला हो, जातिवाद का मामला हो, या फिर उसके वजह से जो समस्याएं राष्ट्र निर्माण में पैदा हो रही हैं, उनपे एक गंभीर विषय की जब बातें आती हैं, उसको एक खास जो वर्ग है उसके लोग आरक्षण के साथ बांध देते हैं और उस पूरी डिबेट को भटका देते हैं। ये एक पैटर्न क्या सोच समझ के ये लोग तैयार करते हैं, क्या जानबूझ के इस तरह के इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि कंगना रनौत वो अभिनेत्री हैं, उनका एक अलग पेशा है, वो अचानक से कूदती हैं आरक्षण के विषय पे और उस पूरी डिबेट को, जो कि इतनी इंटरेस्टिंग डिबेट है, एक विदेशी महिला ने किताब लिखी है भारत के विषय में, इतना अच्छा उन्होंने रिसर्च अपना किया हुआ है, लेकिन वो डिबेट को पूरा डाइवर्ट कर देती हैं। तो क्या ये सोची समझी साजिश है? देखिए, ये जो विल्किंसन की किताब है, जिसे मैंने आपको बताया कि ये मुख्य रूप से ये किताब अमेरिकन रेशियल सिस्टम पर है जी। और इसको समझने के लिए विल्किंसन करीब 10 साल से एक लैंग्वेज तलाश रही थी कि कैसे इसको समझा जाए। इस क्रम में वो 2 मॉडल्स को दुनिया में वो देखती हैं, सारे मॉडल्स को का वो अध्ययन करती हैं कि कास्ट को कैसे समझा जाए, रेस को कैसे समझा जाए, नस्ल की समस्या को कैसे समझा जाए। इसके लिए वो सारी दुनिया में उसके अलग अलग मॉडल्स जो भेदभाव के हैं उसको तलाशती हैं और इसमें उनको 2 मॉडल्स बहुत दिलचस्प दिखते हैं जी। एक मॉडल नाजी जर्मनी का है, हिटलर के समय का है, जिसमें कि आर्यन सुपरमेसी की बात आती है, जर्मन रेस को श्रेष्ठ रेस बताया जाता है, नस्ल बताया जाता है, और बाकी सबको, वो पोलिस हैं, वो यहूदी हैं, ज्यूज हैं, रोमा हैं, जिप्सी हैं, उस तरह के जो भी रेस है उनको इंफीरियर रेस बनाकर उनको धरती पर या कम से कम जर्मनी में नहीं होना चाहिए, तो उनको मार देना चाहिए। इस फिलॉसफी के साथ एक जर्मन आइडियोलॉजी आती है और नाजी जर्मन आइडियोलॉजी आती है। सॉरी, जर्मन आइडियोलॉजी उसको अब नहीं कर सकते हैं, वो नाजी जर्मनी की आइडियोलॉजी है। और तीसरा जो एक मॉडल उनको मिलता है रेस, नाजी जर्मनी का मॉडल, और तीसरा मॉडल उनको मिलता है इंडियन कास्ट सिस्टम का। और फाइनली वो, जैसे वो अपनी पहली किताब और दूसरी किताब के बीच में 10 साल का गैप है, इस बीच में अध्ययन करती हैं, उनको ये लगता है कि कास्ट सिस्टम से सारी दुनिया के भेदभाव के सारे मॉडल्स को समझा जा सकता है। इस लैंग्वेज को उन्होंने एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज माना है जी। इस पर चर्चा करते हुए इस पर गंभीरता से बात हो सकती है, लेकिन कोशिश क्या होती है कि कास्ट को आप कहाँ से देख रहे हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप, जैसे ये हाथ है, इसको आप यहाँ से अगर देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, आपकी आंख पर ऊपर है तो आपको ये हाथ दूसरी तरह का दिखेगा, और वही आंख अगर आपकी नीचे है तो यहाँ से आपको हाथ दूसरी तरह का दिखेगा। तो जो वर्चस्व जिस तबके का है, जिनको जो जाति से लाभान्वित रहे हैं, जिनको जाति की वजह से समाज में ऊपर का दर्जा मिला है, वो जाति को समस्या के तौर पर नहीं देखता है। समस्या किनकी है? जिनकी समस्या है वो इसको समस्या की तरह देख रहा है। वो ऊपर उठने में उसको दिक्कत है, यहाँ से उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस हो जाता है, यहाँ से उसको पीड़न मिल जाता है, यहाँ रेप हो जाता है, यहाँ उसको HR वाले उसकी नौकरी का एप्लीकेशन कास्ट नेम या
फादर का नेम देख के रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन जो फेस कर रहा है वही कास्ट को समस्या के रूप में देख रहा है, बाकी लोग इसको प्रिविलेज के रूप में देख रहे हैं। और ये प्रिविलेज उसको हर समय नहीं उठाना है, जैसे जिस समय उठाना है उस समय उसको वो कास्ट को सामने रख देते हैं। जैसे वो अपने जैसे एक प्रभावशाली जाति के एक व्यक्ति से जब शादी करना चाहते हैं तब वो अपने कास्ट को अपफ्रंट करते हैं और विज्ञापन तक में अपनी जाति बता देते हैं। या जब उनको आरक्षण का विरोध में एक बड़ी गोलबंदी करनी है तो अपनी अपर कास्ट को आगे रख के वो सवर्णों की बड़ी गोलबंदी कर लेते हैं। कास्ट सेंसस का जब विरोध करना है तो अपर कास्ट की आइडेंटिटी को सामने ले आते हैं। तो जब जरूरत पड़ता है, जरूरत पड़ने के हिसाब से अपर कास्ट का इस्तेमाल करता है, बाकी समय वो इंडियन बन जाता है। जैसे कंगना कह रही कि मैं कास्टलेस हूँ, तो कास्टलेस हैं, लेकिन जब करनी सेना उनकी फिल्म मणिकर्णिका का विरोध करती है तब वो टेलीविजन को इंटरव्यू देती है कि मैं राजपूत हूँ और मैं देख लूंगी। जी। तो उस समय उन्होंने अपने कास्ट आइडेंटिटी को सामने रखा। अभी रिजर्वेशन की डिबेट जो कर रही है इसमें भी उन्होंने बीच में कहा कि हम जमींदार हैं और मुझ में तो क्षत्रिय के गुण हैं। तो जब जरूरत पड़ा तब मैं कास्ट का इस्तेमाल करूंगा और जब सुविधा होगी तो उससे मैं कहूंगा मैं तो कास्टलेस हूँ, दुनिया में कास्ट तो है ही नहीं, भारत में जाति तो है ही नहीं, और भारत में सारे लोग तो जाति मुक्त हैं और ये सिर्फ आरक्षण की वजह से जाति है। तो ये जाति का सिलेक्टिव तरीके से इस्तेमाल और सिर्फ हेजेमनी को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल, ये जो है ये अपर कास्ट अपनी स्ट्रेटजी के तौर पर काम करता है। इसलिए देखिए नोमेनक्लेचर कैसे तय होता है। आरक्षण अभी 10% दिया गया जी, नाम क्या दिया गया, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और उसमें नीचे लिख दिया गया कि SC ST OBC के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब SC ST OBC के व्यक्ति अगर अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो ये सवर्ण आरक्षण हुआ जी, आर्थिक आरक्षण तो नहीं हुआ। सही बात है। लेकिन शब्द क्या बनाया गया कि गरीबों का आरक्षण है। भाई गरीबों का आरक्षण नहीं है, 8 लाख रुपए तक पाने वाला आदमी गरीब नहीं है, वो आपने सवर्णों का आरक्षण दिया है। उसी तरह से जैसे परीक्षा के फॉर्म में या नौकरी के फॉर्म में अपर कास्ट जो है वो वो खुद को जैसे क्लेम करता है कि मैं जनरल हूं। भाई आप अगर SC ST OBC नहीं है तो ऑब्वियसली आप अपर कास्ट हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए क्या टर्मिनोलॉजी बनाई कि मैं जनरल हूं। आप जनरल हैं, बाकी लोग जनरल नहीं है। मैं सामान्य वर्ग से हूं, बाकी लोग असामान्य हैं। ये जो पूरा भाषा शास्त्र, ये सिमियोटिक्स है, ये सिमियोटिक्स एक्चुअली एक तरह से पूरी जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो पूरा ज्ञान क्षेत्र है, इसकी भाषा को निर्धारित कर रहा है। और इस वजह से ये समस्या जो है वो उसको समस्या की तरह नहीं देख रहे हैं लोग। भारत को चलाने वाले जो लोग हैं, प्रभु वर्ग के लोग हैं, जैसे जुडिशियरी में, मीडिया में, ज्ञान के क्षेत्र में, एकेडमिक्स में, सिनेमा में, आर्ट एंड कल्चर में, इन एकेडमीज जो बनी हुई हैं, कला संगीत एकेडमीज वगैरह, यहाँ बैठे हुए जो इनको संचालित करने वाले लोग हैं, ये चूंकि सवर्ण है तो ये जाति को प्रॉब्लम की तरह देख ही नहीं रहे। जबकि इजाबेल विल्किंसन या फुले या अंबेडकर, या उसमें आप लंबी लिस्ट आगे आप इंक्लूड कर लीजिए, उसमें सूरज एंगडे या शिका दत्त, उसमें मोहनदास ने मिश्रा, लंबी लिस्ट है जिसमें आप तमाम मतलब मैं सैकड़ों नाम गिना सकता हूँ। तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, चंद्रभान प्रसाद, अब अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, उनके तरीकों में भेद हो सकता है, लेकिन वो कास्ट को एटलीस्ट प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं। तो भारत में कुछ लोगों के लिए जाति जो है वो प्रिविलेज है, सुविधा है, वो खुद को ऊंचा मानने का जरिया है, जबकि बाकी लोगों के लिए वो उत्पीड़न है, वो बलात्कार है, वो हत्याएं हैं, वो उनके बायोडाटा का रिजेक्शन है, वो उनके प्रमोशन को रोक देने के लिए तैयार किया गया एक जो सालाना रिपोर्ट है। तो ये जात जो है वो अलग अलग चीज है अलग लोगों के लिए। जी दिलीप सर, कंगना रनौत क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से आती हैं, हिमाचल और उत्तराखंड में अत्यंत जातिवाद का एकदम प्रकाष्ठा है। अभी नैनीताल में हमने देखा कि एक दलित ने ब्राह्मण का प्लॉट खरीदा 35 लाख रुपए में, लेकिन उसको नहीं रहने दिया जा रहा वहां पे। तो लेकिन उसी परिवेश में पली बड़ी है कंगना रनौत, लेकिन उनको वो जातिवाद नहीं दिखता है। अभी वो बॉलीवुड में है, बॉलीवुड में आप यादव सरनेम के साथ, जाटव सरनेम के साथ काम नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपको आसपास अपने पिछड़ी जातियों के या वंचित समाज के लोग नहीं नजर आएंगे। तो आप उसी माहौल में हैं, उसी परिवेश में, लेकिन फिर भी आपको जाति नहीं दिखती है। तो क्या ये परवरिश की गड़बड़ी है या आपकी मानसिक में आपको वो पहचान ही नहीं होती है, जबकि आपके आसपास ही सब कुछ हो रहा होता है? देखिए ये जो मामला है सचमुच, जैसे राजकुमार यादव गए तो उनको बाद में अपना नाम राजकुमार राव करना पड़ा। ये समस्या तो खैर है ही है वहां पर। फिल्मों का जातिवाद एक दूसरा ही मामला है, कभी इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन कंगना रनावत को जातिवाद क्यों नहीं दिखता है, ये एक मेरे ख्याल से बहुत
कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और इस पर असल में हम लोगों को बात करनी चाहिए। दरअसल जो खास करके प्रकाश के लोग हैं उसमें काफी लोग, जो उसमें से कई लोग उदार भी हैं और अच्छे भी हैं, दिल के अच्छे भी हैं, वो ये कहते हैं कि वो भाई जातिवाद तो प्रैक्टिस करते नहीं है इसमें। इसलिए मैंने कंगना को ये सलाह दी कि भाई आप विल्किंसन की किताब पढ़िए कम से कम एक बार। वो क्योंकि देखिए विल्किंसन एक उदाहरण दे रही है कि अमेरिका के सिस्टम को उदाहरण देते हुए कि एक मानिए कि एक मकान है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, काफी पुरानी बिल्डिंग है, बाहर से देखने में बहुत शानदार है, ग्रैंड बिल्डिंग है और आपको कोई समस्या नहीं दिखती, अच्छा सा रंग रोगन लगा हुआ शानदार सी बिल्डिंग है। लेकिन अब मानिए कि वहां पर एक रेगुलर चेकअप होता है उस म्यूनिसिपैलिटी में घर की स्थिति कैसी है देखने के लिए, और इसके लिए वो इंफ्रारेड वगैरह, एक्सरेज वगैरह से घर के की स्थिति क्या है, छत की स्थिति क्या है, दीवारों की स्थिति क्या है, नींव कैसा है, पिलर्स कैसे हैं, ये देखने के लिए मशीन वगैरह लेकर आते हैं। अब मशीन लेकर जब आते हैं और देखते हैं तो उनको पता चलता है कि छत कहीं दरकी हुई है, कहीं पर अंदर छेद बना हुआ है, कहीं पर वो टूटने गिरने वाला है। तो ये घर में आपको तमाम तरह की स्ट्रक्चर में बहुत सारी समस्याएं दिखती हैं जी। अब वो घर में रहने वालों को बताते हैं कि देखिए आपके घर में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, इस घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं और ये घर मतलब एक घर है ही नहीं, बहुत टूट-फूट का शिकार है अंदर से, बहुत सारी समस्याएं। अब उस घर में रहने वाले क्या कहते हैं, भाई ऐसा है कि घर तो मैंने बनाया नहीं, इस घर को बनाने में मेरा कोई दोष है नहीं, आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि इस घर को ठीक करने का काम मुझे करना चाहिए। इस तो ये ऐसी लगभग इसी तरह का आर्गुमेंट प्रकाश की तरफ से या वाइट्स की तरफ से आता है कि भाई मैं निजी तौर पर मैंने किसी दलित महिला का रेप किया नहीं, मैंने किसी ओबीसी को किसी नौकरी के किसी पद में जाने से मैंने रोका नहीं, मैंने किसी की जमीन हथियाई नहीं और इसके लिए मैंने गोलियां चलाई नहीं, मैंने कोई जातीय सेना बनाई नहीं, मैं जाति के आधार पर किसी से भेदभाव तो करता नहीं हूँ। तो इस जाति की इस प्रॉब्लम को जो है उसको ठीक करने का ओनस मुझ पे क्यों है, मेरा क्या दायित्व है, मैं क्यों मुझे उस पर उसका बर्डन मैं क्यों उठाऊं जो समस्या मैंने नहीं बनाई है। अब वो जो घर रिपेयर चेक करने आया उसको कह रहा है लेकिन इस घर में तो आपको रहना है, इस देश में तो आपको रहना है और इतनी समस्याओं के साथ तो ये देश इस तरह से ठीक से चल नहीं पाएगा, तो आपको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन वो आदमी जिद पड़ा हुआ है कि नहीं, ये घर तो मैंने बनाया नहीं, मैंने कास्ट प्रैक्टिस नहीं की, मैंने जाति नहीं बनाई, मैंने मनुस्मृति नहीं लिखी, मैंने वेद और गीता नहीं लिखी, मैंने कोई पुराण महाभारत तो लिखा नहीं, तो मैं क्यों मेरा ओनस क्या है इस पर। तो ये यहाँ पर समस्या है कि आपने जाति बनाई है या नहीं बनाई ये मामला नहीं है, उसका जाति का के इतिहास का अध्ययन एक दूसरा विषय है, इसको आप कीजिए, एकेडमिक्स का उसे छोड़ दीजिए। लेकिन समाज में जिस समाज में आप हैं वो समाज इतना समस्या मूलक है। आप देख रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब का आजादी के बाद से 240 सुप्रीम कोर्ट के जज में से सिर्फ एक जज बना है। शेड्यूल कास्ट के जज इस समय आपको शायद 29 या 31 जज हैं, उसमें सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट का जज है, ओबीसी का कोई जज नहीं है। मीडिया में लगभग फैसला लेने वाले सारे पदों पर आपको SC ST OBC के लोग नहीं है। आप फिल्मों में देखेंगे तो वो गायब हैं। तो इस राष्ट्र को चलाने में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। क्या ये समस्या नहीं है? जी। भारत का 85% व्यक्ति, 85% लोग अगर राष्ट्र को चलाने के निर्णायक पदों पर मौजूद नहीं है तो क्या समस्या नहीं है? और आप ये कहेंगे कि समस्या मैं क्यों ठीक करूं, क्योंकि ये समस्या तो मैंने खड़ी नहीं की है। ये प्रॉब्लम है। अपर कास्ट मानने को तैयार नहीं है कि ये समस्या है और इसको ठीक करना है। और देखिए कंगना रनौत जैसे लोगों की और ऐसे सारे लोगों की समस्या एक और ये है कि जैसे मैंने बताया कि वो एक बचपन में दिमाग में दिया हुआ कोड है। जैसे मैट्रिक्स फिल्म अगर आपने देखी होगी तो उनको वो एक कोड भर दिया जाता है जिसके हिसाब से फिर वो आदमी चलने लगता है। जी। लेकिन वो इनविजिबल कोड है। तो ये जैसे आप एक उदाहरण विल्किंसन और दे रही हैं कि एक बच्चा बोलना सीखता है। अब उसने कोई ग्रामर की किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन वो कह पाता है कि मुझे आम खाना है, मैं रोटी खाऊंगी, मैं ये सामने गाय जा रही है। अब उसने ग्रामर तो नहीं पढ़ा है, लेकिन उसने ग्रामर सीखा है और ये ग्रामर उसको अपनी अपब्रिंगिंग से मिल रहा है। तो ये जाति जो है वो भाषा नहीं है, ये ग्रामर है जो आपको बहुत तरीकों से आपके दिमाग में बैठा दिया गया है और ये इनविजिबल कोड है जिससे आप गाइड हो रहे हैं। और ये गाइड होना आपके अपने आसपास की ट्रेनिंग से आपको आया है और इसकी वजह से आप दरअसल जातिवाद प्रैक्टिस करते हैं ये जाने बगैर कि आप जातिवादी हैं। आप मानते नहीं कि आप जातिवादी हैं,
लेकिन आप कहते हैं कि मैं मुझ में क्षत्रिय गुण है, और आपको लगता ही नहीं कि ये जातिवाद है। मतलब ये आपकी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने 10 एप्लीकेशन आए, उसमें से आपने देखते ही आपने 2-3 एप्लीकेशन आपने छांट दिए सब सरनेम के आधार पर, या आपने उनके रिलीजन के आधार पर, किसी भी आधार पर छांट दिए, और उसके बाद जबकि वो उन 10 एप्लीकेशन में हो सकता है कि सेम क्वालिफिकेशन और सेम एक्सपीरियंस हो, और ये 5000 एप्लीकेशन के साथ ये उदाहरण सुखदेव थोराट बहुत बड़ी स्टडी कर चुके हैं भारत में कि आप अगर आप एक ही बायोडाटा अलग अलग नाम से भेजेंगे तो आपको इंटरव्यू में बुलाए जाने के चांसेस अलग अलग होंगे। तो ये जो इम्बाइब्ड है आपके अंदर में, जो आप प्रैक्टिस कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, आप जाति का विज्ञापन अखबार में दे देते हैं, फिर भी आपको नहीं लगता है कि आप जातिवादी नहीं है। तो ये जो जाति को प्रैक्टिस करना, और सचमुच वो भोले लोग हैं इस मामले में कि उनको लगता ही नहीं कि जातिवाद कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई अपराध बोध नहीं है। वो जैसे अपराध बोध बिल्कुल नहीं है कि मैं इतने तरीके से जाति प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इतने तरीके से अपने सामाजिक वर्चस्व को कायम कर रहा हूँ। जब मैं इवन मैं अपने एक रिश्तेदार को बुला के जब उसको एक नौकरी के लिए गाइड कर देता हूँ, और रिश्तेदार तो जाति का ही होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये स्ट्रक्चर्स की वजह से आप दरअसल जातिवाद प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि जातिवाद है। तो ये एक तरह से जातिवाद जो है वो समझिए कि मैं कैसे आपको उदाहरण दूं कि ये पेगी मैकिन्टोश का एक उदाहरण मैं देता हूँ। व्हाइट प्रिविलेज नाम का की थीसिस उन्होंने लिखी है, नारीवादी लेखिका अमेरिका की। उन्होंने बताया कि जो व्हाइट प्रिविलेज है, इसको मैं अब कास्ट प्रिविलेज बोल रहा हूँ, कास्ट प्रिविलेज आपका बैकपैक है जी। अब वो बैकपैक आपके पास है, लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको जब जरूरत पड़ती है तो उसमें से आप कोई चीज निकाल कर आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी आप उसमें से आपके जो कनेक्शंस हैं आपके प्रोफेशन, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी समय आप एक ऑफिस में जाते हैं और अपने ही जाति का एक साइन बोर्ड वाला अफसर दिखता है, आप उससे जाके मिलके 2 काम करा लेते हैं। आप इसी तरह से आप जो एक लोअर कास्ट का आदमी आता है तो उसको आप दबा के रखते हैं, और आप जानते हैं कि वो दब जाएगा। आप अपने घर को भी साफ करके उसका कूड़ा फेंक देते हैं, ये सोचते हुए कि इसको उठाने के लिए कोई और एक आदमी आ जाएगा जो आपकी जाति का कतई नहीं होगा जी। तो ये सारा जो इनविजिबल नैपसैक है, जो इनविजिबल बैकपैक है, वो आप लेकर चलते हैं, और इसकी वजह से आप बहुत सारे प्रिविलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है कि आप अगर आपके टाइटल में कोई ब्राह्मण सरनेम है तो आपको एक जाने अनजाने में इज्जत मिल जाएगी। तो ये आपको इस वजह से कोई आपका अगर सरनेम उस तरह का सुविधाजनक सरनेम है तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि घर देने से पहले कि आपके बाप का नाम क्या है या आपकी जाति क्या है, आप क्या खाते हैं, ये भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो सारी सुविधाएं आपको अनजाने मिलती रहती हैं। मैंने लगभग 40 प्रिविलेज लिस्ट किए हैं जो इस देश में ब्राह्मणों को अवेलेबल हैं, जो किसी और को अवेलेबल नहीं है। जैसे आप अगर एक अखबार चैनल देख रहे हैं तो 10 एंकर देखेंगे तो होता है 5 एंकर आपको अपने जैसे सरनेम वाले मिल जाएं। तो ये सारी, इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सारे प्रिविलेजेज आपको मिल रहे हैं, लेकिन इन प्रिविलेजेज का आप इस्तेमाल करते हुए भी आपको यह एहसास नहीं होता है कि ये प्रिविलेज है, जो आप पीछे के बैग से निकाल के जब सुविधा होती है तो एक बैग खोलते हैं और आप उसमें से निकाल के एक सुविधा का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कंगना रनौत दरअसल उन सारे प्रिविलेजेज का इस्तेमाल कर रही हैं। वो करणी सेना के विवाद के समय इसका इस्तेमाल करती हैं, बाद में भी इस्तेमाल करते हैं अपने राजपूत होने के प्रिविलेज का, लेकिन वो फिर भी कास्टलेस है। ये सुविधा वो इस्तेमाल करती हैं। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। देखिए, अब हमारे साथ जो हमारे जो सवर्ण मित्र हैं, कई बार वो बड़ा प्राउडली कहते हैं कि देखिए हम तो जातिवाद नहीं मानते, हम तो तुम्हारे साथ, हम तो सबके साथ खाते हैं, हम तो उनकी शादी में जाते हैं। हाँ, तो हमारे साथ खाना खाने का एक मतलब सर्टिफिकेट की तरह इस्तेमाल करते हैं वो लोग। बिल्कुल, और थोड़ा सा एहसान वाले अंदाज जबकि कई बार हमारे ही पैसे का खा जाते हैं। हाँ भाई, सही बात है। सर, अभी रिसेंटली हमने देखा कि नवीन भारती और दीपक मलगन, अंधलीब रहमान का एक रिसर्च भी सामने आया था, जिसमें ये आज कह रही है कि आधुनिक भारत जो है वो जातिवाद नहीं मानता। तो आइसोलेटेड बाय कास्ट, नेबरहुड स्केल, रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन इन इंडियन मेट्रोज नाम से उनका एक रिसर्च आया था। तो हमने देखा कि जो आधुनिक भारत है वो तो जातियों में बटा हुआ है, जो कॉलोनी है वो तो जातियों में बटी हुई है। तो ये कौन सा मॉडर्न इंडिया है, किस मॉडर्न इंडिया यूटोपियन समाज की वो बात कर रही है? नहीं, उनको मालूम है। असल में हिमाचल का कोई आदमी तो कह नहीं सकता है कि जातिवाद नहीं। हिमाचल और उत्तराखंड और बंगाल और ओडिशा, कम से कम ये इन राज्यों के किसी व्यक्ति को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है कि
उनके यहाँ जातिवाद नहीं। सबसे ज्यादा जातिवाद और सघन जातिवाद जिन राज्यों में प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई जाति विरोधी बड़े आंदोलन नहीं हो पाए हैं अभी तक, और जाति चेतना का भी अभाव है, और लोअर कास्ट का असर्शन भी नहीं है उस लेवल पर जो कई राज्यों में हो चुका है। तो यहाँ तो बहुत मतलब क्रूर किस्म का जातिवाद है, जितना जितना और किसी राज्य में नहीं थी। उनको मालूम है, ऐसा नहीं कि कंगना को मालूम नहीं है। और देखिए, मैं जैसे जाति के, जैसे विल्किंसन अपनी किताब में जाति के कुछ वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि क्या क्या है, तो क्या क्या हो तो उसको जातिवाद माना जाना चाहिए। तो ये 8 चीजें उन्होंने लिस्ट की हैं, और आप देखिए कि इनमें कौन सी चीजें जो उनके जीवन में नहीं हुई होंगी और उनको नहीं पता होगा। जैसे एक उनकी उसमें सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक वो बताती हैं कि जाति जो है वो डिवाइन है, जातीय गुण में मतलब जो है दैवी है, दैवीय गुण माना जाता है। हाँ, मतलब वो गॉड ऑर्डेन्ड है, मतलब वो मिला है, मतलब कहीं से आया। तो वो उसमें कोई भी आपको उदाहरण दे देगा कि भाई जाति हम तो नहीं प्रैक्टिस करते हैं, जनेऊ जो पहनते हैं, मेरा धर्म है। मतलब जब बाबा साहब भी कहते हैं कि भारत में कोई आदमी जातिवाद प्रैक्टिस नहीं करता है, भारत में हर आदमी दरअसल धर्म प्रैक्टिस करता है, और चूंकि धर्म जाति सिखाता है इसलिए जातिवाद प्रैक्टिस करता है कोई। इसलिए वो कहते हैं कि सारे जो श्रुति और स्मृति और ग्रंथ हैं उनको जला देना चाहिए। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया भी था जैसे सार्वजनिक रूप से। तो आदमी भारत में जो है वो जातिवादी नहीं, वो धार्मिक है, और धार्मिक होने की वजह से जातिवादी है क्योंकि धर्म जाति सिखाता है। वो सारे भेद, वो ऊंच नीच, ये सारा क्योंकि आपको वेद में है, पुरुष सूक्त में, आपको गीता में है, आपको 18वें अध्याय में, आपको वो तमाम पुराणों में है, आपको महाभारत रामायण में आपको शंभुक वध की कथा है, मनुस्मृति में तो है ही है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में है। तो ये है, मतलब तो एक तो दैवी गुण है, ये क्या उनको नहीं पता है? मेरे ख्याल से ये उनको पता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक को बताती हैं कि जाति जो है वो जो हेरिडेटरी है, और मतलब एक जाति से दूसरी जाति में आते हैं। वो राजपूत खुद को क्यों क्लेम करते हैं? क्योंकि उनको माँ बाप राजपूत वो हैं, और उनके सिर्फ इस वजह से वो राजपूत हैं। कोई राजपूत का गुण का टेस्ट तो कभी हुआ नहीं है कि कंगना रनावत को 15 साल की उम्र में एक टेस्ट देना होगा, उसके बाद सिद्ध होगा कि वो राजपूत हैं, कि शूद्र हैं, कि वो जाटव हैं, कि वो पासी हैं, कि खटिक हैं, और एक की वाल्मीकि हैं। ये इसके लिए कोई परीक्षा तो होती नहीं है। वो सिर्फ एक परिवार में जन्म होने की वजह से वो कास्ट वो प्रैक्टिस करती हैं। तो ये भी उनको मालूम है। तीसरा वो एक जो है कि वो जातियां जो हैं वो इंडोगेमी करती हैं, अपने ही जाति के अंदर शादी करती हैं। अब ये क्या उनको नहीं मालूम कि भारत में दूसरी जाति में शादी करने की वजह से इस देश में ऑनर किलिंग्स होती हैं, और शादी के बड़े बड़े विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और सब जगह छपते हैं, और matrimony.com हैं, कास्ट ब्राह्मण matrimony.com, राजपूत matrimony.com, क्षत्रिय matrimony.com। तो उनको मालूम है कि जाति शादियां जो है वो जाति के अंदर हैं। ये गुण भी उनमें मैच कर जाता है। इसके अलावा ये गुण है कि पवित्र और अपवित्र की धारणा, कि मंदिर के अंदर कौन जाएगा, कौन बाहर से देखेगा, कौन मंदिर टच करेगा, कौन देवता का श्रृंगार करेगा, कौन छुएगा, कौन नहीं छुएगा, किस मंदिर में कौन पुजारी बन सकता है। तो ये सारा पवित्र है। इसका दिया वो हम खा सकते हैं, इसका दिया वो नहीं खा सकते हैं। जैसे अभी भी बहुत जगह अभी भी 2 टम्बलर या 2 ग्लास सिस्टम है कि 2 तरह के ग्लास रखे हुए रहते हैं। बहुत सारे घरों में अभी एक बहुत बड़े नेता ने मुझे एक वीडियो दिखाया कि जब मैं वो किसी के घर गए, और बीजेपी के नेता, उन्होंने बताया कि बीजेपी के ही दूसरे नेता के घर में गए तो उनको वहां पर 4 ग्लास में चाय रखी गई, 1 ग्लास में थोड़ी कम चाय थी। तो उन्होंने कहा कि ये कम चाय वाली ग्लास मैं ले लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये तो मैं लूंगा, ये आप अपना ले लीजिए। फिर बाद में पीते हुए उन्होंने देखा कि जो ग्लास वो पी रहे थे उनके नीचे लाल कलर से क्रॉस लगा हुआ। अरे बाप रे। तो मतलब कप में, तो ये मतलब इतना ठोस ढंग से इस देश में पवित्र और अपवित्र प्रैक्टिस किया जाता है। किसका बना हुआ खाना है, किसका बना हुआ कच्चा खाना है, किसका पका हुआ खाना खा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस है, अभी भी है, मतलब ये कहीं वैश्विक महामारी में भी नहीं खाया दलित कुक के हाथ का खाना। हाँ, दलितों को बनाया हुआ खाना फेंक दिया। या इसके अलावा जन्म का कर्म से रिश्ता है, ये आप जानते हैं, ये जो उन्होंने विल्किंसन 5वां गुण बताती हैं। और इस वजह से कुछ अभी भी इस समय सीवर साफ करना है, तो क्या कंगना रनावत की कोई जाति का एक भी आदमी सीवर में उतरेगा? और अगर नहीं उतरेगा तो जन्म और कर्म का रिश्ता है जी। जाति और कर्म का बहुत स्पष्ट सा रिश्ता है। जैसे अमेरिका में भी ब्लैक्स जैसे बहुत समय तक खास नौकरियां नहीं कर सकते थे, भारत में भी बहुत लंबे समय प्रैक्टिस और अभी भी होता है कि कुछ काम जो है वो तो जो लोअर कास्ट मानी जाती है या कही जाती है उन्हीं के हिस्से का काम है।
और पढ़ने पढ़ाने का काम, इसलिए यूनिवर्सिटीज में भरे पड़े हैं, जैसे आपको खास करके ब्राह्मण्स। तो ये सब स्ट्रक्चर्स के अंदर है। और ये अमानवीय और अपमान बोधक है, ये छठी कैरेक्टरिस्टिक गुण बताती है। सातवां वो इसका बताती हैं कि आतंक के जरिए इसमें अनुशासन कायम किया जाता है। इसमें पुराने जमाने में जीव काट दिया जाता था, आज की तारीख में आपको नंबर काट लिए जाते हैं, नंबर काट लिए जाते हैं, या आपको ट्विटर आपको चुनता है कि किस कास्ट के हैं, उसके हिसाब से आपको वेरीफाई करने से लेके, आप अगर 1 लाख लोगों को वो अपर कास्ट से वेरीफाई किए तो 100 लोग भी नहीं होंगे जो दलित होंगे जिनको वेरीफाई किया गया होगा, जबकि दलितों में आपको इतने स्कॉलर्स हैं, मतलब आपको हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में स्कॉलर्स होंगे। लेकिन तो ये लेयर्स वो बनाना है, और ऊंच नीच का भेद ये 8वां गुण है, कोई हर आदमी कोई ऊपर है कोई नीचे, ये तो स्ट्रक्चर्स में। तो ये 8 गुण जो विल्किंसन बता रही हैं, ये 8 गुणों के बारे में भारत में कौन नहीं जानता है। तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ असल में एक स्ट्रेटजी के तौर पर ये बताना कि मैं नहीं देख रहा हूं, मैं कास्टलेस हूं, मैं कास्ट ब्लाइंड हूं, क्योंकि मैं कास्ट प्रैक्टिस नहीं करता हूं। ये दरअसल एक तरह से ये एक स्ट्रेटजी के तौर पर इस्तेमाल होती है। और इसको आप जैसे इस वजह से आपको 2 स्कॉलर्स हैं, एक तो सतीश देशपांडे, जैसे उन्होंने इस पर काफी काम किया है कि कास्टलेसनेस जो आती है वो कहाँ से आती है अपर कास्ट की, कि वो खुद को क्यों जाति से ऊपर मानता है। तो ये एक है। और दूसरा आपको एक लेख ये छपा था, इसमें राउंड टेबल में छपा था, ये धम्म दर्शन निगम का लेख है। इसको मैं आपको, आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। इसमें वो कहते हैं कि जाति, चूंकि जो लोग मानते ही नहीं कि जाति समस्या है, तो इसलिए उनको लगता है कि गटर में उतरना एक और कर्म है। मर जाना जो है गटर में, वो सीवर में, वो किसी भी पोस्ट पे से आदमी मर सकता है, पायलट भी मर सकता है, तो गटर का आदमी मर सकता है। तो ये नजर ही नहीं आएगा अगर आप इसको प्रॉब्लम की तरह नहीं देखेंगे। कास्ट की प्रॉब्लम को देखने के लिए दरअसल आपको ये मानना पड़ेगा कि कास्ट एक इशू है, समस्या है, और इसको देखेंगे नहीं तो उस तरह से नहीं समझ में आएगा। ये चलिए देखिए ना, मतलब जैसे सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया बीजेपी ने, वो जातिवादी नहीं है, वो जातिवादी लेकिन अगर सपा या बसपा या आरजेडी ये कहे कि भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए और उसके हिसाब से हर जाति को उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो ये जातिवादी जातियां हैं, पार्टियां हैं। तो मतलब आप जाति जो है वो अगर आप उसको प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं तभी आपको ये समस्याएं नजर आएंगी, वरना आपको सवर्ण आरक्षण नजर नहीं आएगा, और SC ST OBC का संविधान का दिया हुआ आरक्षण आपको इस देश की सबसे बड़ी समस्या नजर आएगी। जी, कंगना पे एक आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा उनको हम लोग समय नहीं देना चाह रहे हैं उस विषय पे। सर, कंगना रनौत का मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिन पे, मैंने अभी स्टोरी भी की उस पे। उन्होंने 9 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था हेडलाइंस टुडे को, और उसमें उन्होंने ये बात बताई कि जो मेरे पिता हैं वो एक प्रोफेसर हैं, मेरे दादाजी IAS ऑफिसर थे, और मेरे परदादा जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे। और जब मैंने PMT का टेस्ट दिया तो मुझे फ्रीडम फाइटर वाली कैटेगरी में रिजर्वेशन मिला, उनको एक कोटा मिला। तो उन्होंने खुद कोटा इस्तेमाल किया है और फिर भी वो कोटे के खिलाफ हैं, जो उनकी एक समझ को दिखाता है, जैसा कि आपने बताया। मेरा बस आपसे ये इस बारे में ये सवाल है कि कास्ट सेंसिटाइजेशन के लिहाज से आप कंगना को क्या राय देना चाहेंगे कि जिनसे उनको जाति नजर आ सके? कंगना रनौत के लिए मेरा प्रिस्क्रिप्शन ये है, क्योंकि वो बीमार हैं तो प्रिस्क्रिप्शन ही लिखा जा सकता है। मेरा प्रिस्क्रिप्शन ये है कि वो कुछ बुनियादी किताबों को पढ़ें, भारतीय संविधान पढ़ें। अगर उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है तो एटलीस्ट वो आर्टिकल 14, 15, 16 को तो जरूर पढ़ लें। इसके अलावा 340, 341, 342 ये आर्टिकल्स पढ़ लें। इसके अलावा संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आखिरी भाषण अगर वो सर्च करेंगी गूगल पर, तो उनको सिर्फ ये कीवर्ड टाइप करना पड़ेगा, अम्बेडकर स्पीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अम्बेडकर स्पीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डालते ही उनको बाबा साहब की वो स्पीच मिल जाएगी। वो स्पीच उनको जरूर पढ़नी चाहिए, 15 मिनट का समय उनको इसके लिए निकालना चाहिए। इसके अलावा अगर वो इतना पढ़ लेती हैं, इतना पढ़ने का उनमें अगर साहस और धैर्य है और इतनी सी समझदारी वो विकसित कर चुकी हैं कि इतना पढ़ लेती हैं, इसके बाद उनको 3-4 बहुत बुनियादी टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। एक तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ लें, क्योंकि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब ने अपर कास्ट के लिए लिखी है, वो किताब दलितों के लिए नहीं लिखी है। वो अपर कास्ट को बताते हैं कि कास्ट आपकी भी समस्या है और आपकी वजह से सारी देश बीमार हो रहा है, सारी दुनिया बीमार हो जाएगी। आप जहां जाएंगे उस देश को, दुनिया को बीमार कर देंगे उस देश को।
तो अपर कास्ट के लिए लिखी हुई किताब है। एनालिसिस ऑफ कास्ट भारत में हर अपर कास्ट को जरूर पढ़नी चाहिए। तो कंगना को मैं कहूंगा कि किताब पढ़ें। वो इजाबेल विल्किंसन को भी पढ़ लें अगर उनके पास इतना धैर्य है और इतना मतलब वो पढ़ने और समझदारी का अगर वो स्तर हासिल कर चुकी हैं तो ये भी उनको पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा जो कुछ बुनियादी किताबें जैसे उनको थोड़ा सा और कास्ट को दूसरे तरीके से समझने के लिए गेल ऑम्वेट की कम से कम एक किताब तो उनको जरूर पढ़नी चाहिए, सीकिंग बेगमपुरा। और जो दूसरे पर्सपेक्टिव्स हैं दूसरे कास्ट को लेकर दूसरे लोगों ने जो लिखा है उनको पढ़ने के लिए उनको कम से कम निकोलस डर्क का एक जो थीसिस है, पेपर है, कास्ट इज ए कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट, जो जिसमें उन्होंने प्रोपोगेट किया है, उसको पढ़ें। वहां से उनको अपने समर्थन में भी कुछ तर्क मिलेंगे, क्योंकि मैं उनको सिर्फ कास्ट को लेकर क्रिटिकल व्यूज नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ उसको जो उनको अच्छा लगे ऐसी किताब होगी निकोलस डर्क, फिर भी पढ़ना चाहिए निकोलस डर्क को। वो आजकल मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के चांसलर हैं इस समय, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो उनको देखना चाहिए। और प्रोफेसर विवेक कुमार को पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से उनको जरूर। उनकी लिखी हुई किताब पर्सपेक्टिव फ्रॉम बिलो उन्होंने लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए। जॉन पी वेंचर को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा वो चाहें तो पिगी मैकिन्टोश की वाइट प्रिविलेज को जरूर पढ़ लें। और इसके अलावा सब कुछ पढ़ना उड़ना छोड़ दें, अगर उनसे सब कुछ नहीं बनता है, पढ़ना उड़ना तो बड़ा कठिन काम है, छोड़ दीजिए। तो उनको सिर्फ अपने आसपास खुली नजर से देखना चाहिए, अपने गांव में जाकर सिर्फ देख लेना चाहिए किस किस कास्ट के लोग हैं और उनके साथ किस किस तरह का व्यवहार होता है। ये समझ लेंगे, ये देख लेंगे तो उनको फिर कास्ट को लेकर वो ये बात नहीं कह पाएंगे कि जाति समस्या नहीं है और आरक्षण समस्या है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जिस किताब की आप बात कर रहे हैं इसाबेल विल्किंसन की, कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकंटेंट, हमने देखा कि बहुत सारे विदेशी लेखकों ने जाति के सवाल पर लिखा है, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने उस तरह से जाति को नहीं देखा है। गेल ऑम्वेट से लेके क्रिस्टोफ जेफरले और गिल विनियर्स तक सब लोगों ने इस पे किताब लिखी है। लेकिन ये वाली किताब जो है इसाबेल विल्किंसन की, ये किस तरह से अलग है और क्यों इतनी अहम है, क्यों इतनी चर्चा हो रही है दुनिया भर में इस किताब की? ये बुनियादी फर्क क्या है इस किताब? देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं कि मतलब कास्ट क्योंकि भारत का बड़ा एक्सोटिक और बहुत मतलब जो बाहर से देखता है वो तो एकदम चकित हो जाता है कि वाह, ये क्या सिस्टम है जो कि 3000 साल से जिंदा है। दुनिया में कोई भी और सिस्टम इतना टिकाऊ साबित नहीं हुआ है कम से कम। और ये बहुत उनको दिलचस्प लगता है कि एक आदमी चुपचाप सबसे नीचे का काम को करने के लिए तैयार है और उसको अपना धार्मिक कर्तव्य ये मानता है कि अगले जन्म में सब ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत चकित करता है लोगों को। इसकी वजह से आप देखिए बहुत सारे लोगों ने इस पर कलम चलाई है। फॉरेन कुछ और स्कॉलर्स का नाम लूं तो आपको सेलेस्टिन वुगल है जो बहुत अच्छा खासा उनका काम है। सेनार्ट हैं जिन्होंने काफी इस पर काम किया है। लुई दुमो बाद में, बल्कि इस पर लुई दुमो ने तो पूरी होमो हायरार्किकस किताब ही लिखी है। इसके अलावा आपको निकोलस डर्क, मैंने आपको नाम लिया, गेल ऑम्वेट हैं, बायली हैं, आपने और भी कई सारे और नाम लिए, क्रिस्टोफ जेफरले लिख ही रहे हैं इस बीच में। भारत में अगर नाम ले तो बहुत लंबी लिस्ट है। भारत में तो आपको इस पर काम करने वाले आपको मतलब पॉलिटिकल साइंस से, सोशियोलॉजी से, हिस्ट्री से, हर लोकेशन से, इवन धर्मशास्त्र के लोकेशन से, इवन संस्कृत के स्कॉलर से, मतलब आपको कम से कम 500-700 नाम तो आपको मिल जाएंगे जिन्होंने कास्ट पर काम किया है। तो कास्ट पर काम बहुत हुआ है। लेकिन कास्ट पर विल्किंसन की जो किताब है वो मुझे लगता है कि एक बहुत अलग तरह की दृष्टि आपको देती है, बहुत अलग तरह का लोकेशन है और बहुत जो उस किताब की जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो उसका ज्ञान का क्षेत्र है, वो बहुत अद्भुत है और उसकी वजह से ये किताब यूनिक बन गई है। इसमें मैं मुख्य रूप से मैंने अपने लेख में भी 3 बेसिक आर्गुमेंट्स बिल्ड किए हैं कि जिसकी वजह से इस किताब ने ये खास मुकाम हासिल किया। और देखिए कितनी सेलिब्रेटेड किताब है, कितनी चर्चा है। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स उसको बोल रहा है मतलब कि इंस्टेंट अमेरिकन क्लासिक। वॉशिंगटन पोस्ट उसको रिव्यू कर रहा है और बोल रहा है कि इससे रेस की समस्या को समझने की न्यू लैंग्वेज मिल रही है। आपको द गार्डियन वो बोल रहा है, जो इंग्लैंड का इतना प्रतिष्ठित अखबार है, वो बोल रहा है कि उसमें रिव्यू छपता है कि ये सब बहुत तकलीफदेह चीजों को सामने ला रहा है लेकिन बहुत जरूरी सच को भी सामने ला रहा है। न्यूयॉर्कर में आपको इस पर बात होती है कि किस तरह से कास्ट सिस्टम और रेस के सिस्टम को सिंथेसाइज किया जा रहा है। तो आपको CNN से लेकर आपको मतलब पीटर नो से ले कौन है जो इस पर बात नहीं कर रहा है इस समय अमेरिका में। आपको इवन बिजनेस चैनल है MSNBC, उस तक में इस पर अच्छी खासी चर्चा अभी टेलीविजन पर हुई है। तो टेलीविजन से लेकर अखबारों में दुनिया में इसकी ढेर सारी चर्चा है। इसकी मुख्य रूप से 3 वजह हैं जिसकी वजह से इसकी चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है। तो एक तो ये किताब जो
रेशियल प्रॉब्लम है उसको समझने की एक नई लैंग्वेज डेवलप कर रही है। और ये लैंग्वेज जो है ये इसलिए आ रही है क्योंकि विल्किंसन जो है वो रेस को या कास्ट को एक स्ट्रक्चर की तरह नहीं देख रही है, वो इसको एक प्रॉब्लम की तरह देख रही है, पैथोलॉजी की तरह देख रही है, डिजीज या सिकनेस की तरह देख रही है। तो चूंकि वो इसको एक प्रॉब्लम की तरह देख रही है तो इससे उनको एक नया नजरिया खुल जा रहा है। वरना क्या होता था कि कास्ट को देखने के लिए घुरिये निकले या लुई दुमो निकले या सेलेस्टिन बोगले निकले, तो उन्होंने कास्ट को देखने के लिए क्या किया, सबसे पहले वो रिलीजियस टेक्स्ट में घुस गए। उन्होंने ऋग्वेद उठाया, वहां पढ़ा कि अच्छा कास्ट ये है कि ब्रह्मा के मुंह से ये निकला, पैर से वो निकला। फिर वो वहां से गीता में घुसे, गीता में कहा कि कास्ट जो है वो गुण और कर्म के हिसाब से उसका विभाजन है और वो हर व्यक्ति का एक विशिष्ट गुण है और उसके हिसाब से उसको उसका एक धर्म है और उसी धर्म को उसको, और धर्म जो है वो मतलब वहां पर रिलीजन नहीं है, वो मतलब उसका काम है, मतलब तो उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और उन्होंने बता दिया कि ब्राह्मण जो है उनके ये गुण है, क्षत्रिय के ये गुण है, वैश्य के ये गुण है, तो ये बता दिया। इसके बाद वो मनुस्मृति में घुस जाते हैं कि इसको ये करना है। तो आप जब रिलीजन को, आप जब कास्ट को टेक्स्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें विभिन्न तरह की चीजें दिखेंगी और आपको लगेगा कि सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिससे समाज चल रहा है। लेकिन कास्ट को जब आप दूसरी जगह से देखेंगे तो आपको लगेगा ना कास्ट ये सब नहीं है, ये जो है ये सब तो कहीं पर रखा हुआ है टेक्स्ट के तौर पर। कास्ट तो बहुत रियल है, हमारे जीवन के आसपास है, चारों तरफ है, हम उसमें जीते हैं, उसी में मरते हैं, मरने के बाद भी कास्ट है। भारत के ज्यादातर राज्यों में अलग अलग जातियों के अलग अलग स्मशान घाट है। अभी पंजाब में एक व्यक्ति को जब जलाने के लिए वो ले गए, मतलब तो वहां से कहा गया कि आप यहाँ नहीं जला सकते हैं, और ये हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटना आ जाती है। मरने के बाद भी आगरा में तो वो चिता से हटवा दिया गया। हाँ, मरने के बाद भी जो नहीं जाती है उसी को जाति कहते हैं। तो ये विल्किंसन की किताब एक तो टेक्सचुअल नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, उन्होंने इसके अलावा उसको लोगों से बात की, भारत आती हैं, वो जर्मनी जाती हैं, वो भारत में लोगों से मिलती हैं, अमेरिका में दलितों से मिलती हैं, अमेरिका में जो मौजूद हैं उनसे, अपर कास्ट के लोगों से मिलती हैं। तो दो चीजें कर रही हैं, वो टेक्स्ट कर रही हैं। सेकंड चीज क्या की उन्होंने कि लोगों से मिलकर एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज कर रही हैं और लोगों को समझने की कोशिश कर रही हैं। और तीसरी चीज वो उसके साथ साथ उनको एक चीज, ये किताब और एक अलग नजरिया इसलिए दे रही है क्योंकि इस सारी समस्या को वो ब्लैक वीमेन के नजरिए से देख रही हैं। इसने भी इस किताब को एक बहुत अलग नजरिया दे दिया, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये किताब कोई व्हाइट या कोई भारतीय सवर्ण लिख ही नहीं सकता है जी। क्योंकि वो उसका दोष नहीं है कि वो नहीं लिख सकता, इसलिए नहीं कि उसको मालूम नहीं है, इसलिए कि उसके जीवन की समस्या नहीं है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, जो उसको रोकने वाली प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी प्रॉब्लम है वही इस किताब को इस नजरिए से, इस तरह से वो लिख सकता है। और इसके अलावा एक प्रश्न, एक चीज और जो मैंने ये कहा कि वो एक पीड़ित व्यक्ति का वक्तव्य है, इस वजह से है, टेक्सचुअल रीडिंग नहीं कर रही है, वो उसको बीमारी की तरह देख रहे हैं। मेरे ख्याल से बेसिक फ्रेम मेरे जो आर्गुमेंट्स का है, इस किताब को जो चीज अलग बनाती है वो ये चीजें हैं। और इसको वो देखिए, इसमें न सिर्फ टेक्स्ट है, न सिर्फ इतिहास है, बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी कहानियां हैं। जैसे वो कहती हैं कि मैं एक सेमिनार में गई जो अमेरिकन दलित ने ऑर्गेनाइज किया, और उसमें मुझे उन्होंने मेमेंटो के तौर पर एक बाबा साहब की छोटी सी मूर्ति दी। इस मूर्ति को मैं बैग में लेकर जिस शहर में मैं गई थी वहां से अपने शहर में फ्लाइट में चढ़ी। फ्लाइट में चढ़ने से पहले मेरा सामान चेक हुआ, तो सामान चेक करने वाले संजोग से एक ब्लैक महिला थी, उन्होंने सब कुछ चेक किया, उसके बाद उनको मूर्ति मिली। अब जब उनको मूर्ति मिली तो उन्होंने पूछा ये किसकी मूर्ति है जिसको आप इतने समेट के अच्छे से ले जा रही हैं। तो विल्किंसन ने कहा कि मैं उसको समझाना चाह रही थी कि ये अम्बेडकर की मूर्ति मुझे दलितों के ऑर्गेनाइजेशन से मिली है, वो कौन है। लेकिन मैंने फिर संक्षेप में उनको बोला कि ये मूर्ति जो है ये भारत के मार्टिन लूथर किंग की है। और ये बोलते ही उस महिला को समझ में आ गया, उस जो महिला चेक कर रही थी सिक्योरिटी अफसर, उसने बहुत अच्छे से समेट के आदर के साथ उसको बैग में डाल दिया। अब इस तरह की सैकड़ों कहानियां वो इस किताब में बुनी हुई है, और इसकी अपनी कहानियां भी है, दूसरों की भी कहानियां हैं। तो ये इस किताब की जो रिचनेस है, इस किताब को जो चीज बाकी किताबों से बहुत ऊपर कर देती है, वो ये सारी चीजें हैं कि उनका अपना जीवन अनुभव, उनको वो टेक्स्ट में भी जाती हैं, हिस्ट्री में भी जाती हैं, वो एथनोग्राफिक स्टडीज भी करती हैं। वो भारत आकर, जैसे आप देखिए बहुत दिलचस्प है, अगर आप अध्ययन करें कि
गूगल भारत आते हैं, भारत का अध्ययन करते हैं, या मैक्स वेबर भारत में आए बगैर भारत में जाति का अध्ययन करते हैं, मैक्स वेबर हैं जो उनको इंडियन रिलीजन बुक उन्होंने लिखी है, या आपको सेनाट अध्ययन कर रहे हैं या लुई दुमो कर रहे हैं, इनके किताबों में लास्ट में एक बिब्लियोग्राफी होती है कि मैंने किन किताबों को पढ़ा है, किन किताबों को देखा। तो ये आपको ऑलमोस्ट 100% अपर कास्ट ऑथर को पढ़ के इन्होंने कास्ट को समझा है। और वो लिस्ट जो है वो आपको लुई दुमो की लिस्ट, गूगल की लिस्ट, बाइली की लिस्ट या सिनार्ट की लिस्ट आपको अपर कास्ट ऑथर्स की लिस्ट है। लेकिन आप जैसे ही आप विल्किंसन की बुक को देखते हैं, उसमें आपको बुक लिस्ट क्या है, सूरज येंगडे, मोहनदास नेमिश्राय, चंद्रभान प्रसाद, यासिका दत्त, तो ये जो उनकी लिस्ट है ये नजरिया एकदम, और उस किताब में वो जैसे आपको पूरी किताब लिख जाते हैं गूगल और बाइली, और न फुले आते हैं न अम्बेडकर आते हैं, लेकिन जाति के सवाल पे, इतने बड़े सवाल पे वो भारत में जाति पर किताब लोग लिख जाते हैं 400-500 पेज की, और भारत के कास्ट डिस्कोर्स को जो आदमी लीड कर रहा है पिछले लगभग 100 साल से उसका जिक्र तक नहीं है इन किताबों में। आपको घुरिये जाति पर, पूरी भारत में जाति के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, और उनको भारत में सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। अब उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की, और कास्ट और ट्राइब पे ही उनका काम है। उनकी किताब में आपको अम्बेडकर नहीं मिलेंगे। MS श्रीनिवास कास्ट पे थ्योरी ठेले जा रहे हैं, अम्बेडकर, फुले, साहू, कबीर, नानक, चोखामेला, रविदास, ये नाम मिसिंग है, नाम ही नहीं आ रहे, और इन नाम के बगैर लोग कास्ट की बात किए जा रहे हैं, किताब पर किताब लिखे जा रहे हैं। हजारों किताबें इस भारत में लिखी गई हैं इन लोगों को पढ़े बगैर। तो उसके मुकाबले विल्किंसन जब किताब लिख रही हैं तो ये सारे नाम आ रहे हैं। इसका मतलब कि वो कास्ट को सिर्फ अपर कास्ट के नजरिए से नहीं देख रही हैं। तो इस वजह से मैंने कंगना रनावत को ये कहा कि आप इस किताब को पढ़े बगैर इस पर बात कर रही हैं, आप प्लीज इस किताब को पढ़िए। तो आप एक ट्वीट पे बात कर रही हैं, पुस्तक रिव्यू पे आपको बात करनी है, सिर्फ ट्वीट पढ़ के एक सेंटेंस पढ़ के आप किताब पे बात कर रही हैं। मतलब ये कितना हास्यास्पद है। मतलब आप इसको मतलब सोचिए, कोई आदमी अगर कोई शूद्र, ओबीसी या दलित ऐसा करता तो उसका कितना मजाक बना दिया। लेकिन कंगना रनावत का मजाक नहीं बन सकता है, जबकि वो एक लाइन पढ़कर पूरे कास्ट सिस्टम पे बात कर रही हैं। तो ये असल में मेरे ख्याल से वो बहुत गलत उनकी ट्रेनिंग हुई है। अब तक जिन डॉक्टरों के पास गए थे वो बहुत गलत डॉक्टर अब उनको सही डॉक्टर अगर मिला है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन उनको पढ़ना चाहिए, और जो मैंने कहा, जो इलाज मैंने उनको बताया, वो इलाज कम से कम उनको अगले 6 महीने करा के देखना चाहिए। हो सकता है कि वो उनकी बीमारी ठीक हो जाए। जी, जाति निश्चित तौर पे एक बीमारी और उसका इलाज भी आपने बताया है, लेकिन चूंकि आप एक प्रोफेसर भी हैं, आप अध्यापन के क्षेत्र में भी हैं, अगर कंगना रनौत आपकी क्लास में आती हैं तो क्या आप उनको जाति से रूबरू करा के, उसकी समस्याओं से रूबरू करा के सिखाएंगे? अब बतौर स्टूडेंट आप सिखाएंगे उनको? नहीं, अगर कंगना रनावत एक स्टूडेंट के तौर पर आती तो निश्चित रूप से मैं उनको जाति की समस्या के बारे में जो अवेलेबल टेक्स्ट है, जो अवेलेबल रिसर्च है, जो अवेलेबल काम है, उसके बारे में उनको निश्चित रूप से बताऊंगा। फिर उसके बाद अपनी राय वो बनाए। मैं किसी भी स्टूडेंट पर अपनी राय नहीं थोपता हूँ, आमतौर पर अपनी राय बताता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको कम से कम उनके एपिस्टेमोलॉजिकल जो दायरा है, जो ज्ञान क्षेत्र का पूरा दायरा है, उसको मैं बिल्कुल नैरो विजन से उनको मैं वाइड विजन की तरफ जाने के लिए मैं टूल उपलब्ध कराऊंगा। उस टूल का वो इस्तेमाल करेंगी या नहीं करेंगी ये उन पर निर्भर करता है। जी, कंगना रनौत को द शूद्र की तरफ से जो विल्किंसन की किताब है, हम उनको बाई पोस्ट भेजेंगे, द कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकंटेंट। या अभी मैं बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि वो पढ़ें इस किताब को और फिर एक दिन दोबारा कुछ लिखें या चर्चा करें कि वो कहाँ गलत थी या कहाँ सही थी। कम से कम पढ़ें पहले। दिलीप सर, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत मेरे लिए खुशी का क्षण है और गौरव का क्षण है कि द शूद्रा ने मुझसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 22333394689357। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, O नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई।
आप हमें 8595794224 @paytm पर यूपीआई के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।